देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी ने पहली बार दिया है बयान। बताएंगे समर्थकों को क्या अपील की है राहुल गांधी ने। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में 42 साल बिताने वाले ने बताया भ्रष्टाचार के दलदल में चली गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बताएंगे कौन से राज्य से बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, कहां पर बीजेपी शासित राज्य को लेकर जमकर आलोचना की गई है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने अमित शाह के बयान को सही से ले लिया लेकिन लग गया चूना। बताएंगे चोर ले गए छीन कर मंगलसूत्र। इसके बाद अमित शाह के बयान को शेयर करते हुए जोरदार तंज कसा जा रहा है। दोस्तों वही आपको बताएंगे एनडीए गठबंधन है अस्थिर, किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के दौरान कही है बड़ी बातें। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनको अमेरिका की उपराष्ट्रपति की ओर से फोन आया है। दोस्तों बताएंगे किस चीज पर बातचीत की गई है। और किसानों को रोकने वाले प्रशासन भारतीय जनता पार्टी सरकार को अब हरियाणा हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी जोरदार फटकार लगा दी है। दोस्तों इसी के साथ में महाराष्ट्र के एमएलसी इलेक्शन को लेकर बड़ी खेला होने की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे कहां क्रॉस वोटिंग हुई है और कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोट किया है। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया भर के लोग भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मजबूती से स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का फोन अमेरिका से आया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिन रात पानी पी कर राहुल गांधी को कोसने वाली स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिसके बाद बीजेपी के लोगों को सीखना चाहिए और राहुल गांधी की तरह विचारधारा रखनी चाहिए। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मेरा सभी से अपील है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को यह बातें स्पष्ट कर दी है दोस्तों, यानी जो 2 4 5 लोग होंगे उन्हें भी मना कर दिया गया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दिल दिखाया है और दिन रात राहुल गांधी को कोसने वाले, और आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कह रहे हैं जो अपमानजनक है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए, उनके बड़प्पन से सीखना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर 42 साल से राजनीति करने वाले व्यक्ति ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मोती सिंह ने अपनी पार्टी सरकार में अफसरों के कार्यशैली को लेकर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में यह संकोच नहीं है कि मेरे राजनीतिक जीवन काल में 42 साल में मैंने तहसील और थाने में ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। यानी इस तरीके का भ्रष्टाचार थाने और तहसील में चल रहा है जो 42 साल में वो कभी नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा भी कभी भ्रष्टाचार होगा, इस लेवल का होगा। यानी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में पानी सर से ऊपर चला गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहा है तो साफ तौर पर बीजेपी के लोगों को जो सरकार चला रहे हैं उनको कदम उठाने चाहिए, वरना 2027 के अंदर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी कि हो सकता है कि जनता कभी वापसी ना करवाए। अगर आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह व्याप्त है और बीजेपी के नेताओं की तरह ही जनता के अंदर एक तरीके का परसेप्शन है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखंड भ्रष्टाचार चल रहा है तो राय जरूर लिखेगा। दोस्तों इसी के साथ में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं करण सिंह पटेल, जिनकी पत्नी के मंगलसूत्र छीने जाने का मामला सामने आया है। दोस्तों मॉर्निंग वॉक पर वो गई थी, हो सकता है अमित शाह का उन्होंने वीडियो सुना होगा जिसमें अमित शाह कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी महिला कभी भी रात में भी गहने पहनकर पूरी तरीके से भरकर भी रास्ते से निकल सकती है और कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब बाबा का राज चल रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, सुशासन का राज है। लेकिन अमित शाह के बयान का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति ने अमित शाह के बयान का फैक्ट चेक कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए करण सिंह की पत्नी जब सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई थी तब उन्होंने मंगलसूत्र पहना हुआ था। जो चोर आते हैं और उनका छीन कर चले जाते हैं, मंगलसूत्र आधा शांति सिंह के साथ रहता है, यानी बीजेपी एमएलए की पत्नी के पास रहता है और बाकी आधा हिस्सा चोर लेकर चले जाते हैं। इस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े होते हैं दोस्तों। और अगर एमएलए के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है और उनसे भी छीना झपटी हो रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि अमित शाह का बयान कितना बड़ा झूठ था और इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को विधायक महोदय का ये पूरा वीडियो भेजा जाना चाहिए ताकि वो अपने बयान में मॉडिफिकेशन करे और अगली बार आए तो बोले कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग मंगलसूत्र पहनकर मत जाइएगा वरना कोई भी आकर छीन लेगा, क्योंकि यहाँ पर कानून का राज नहीं है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा कि अमित शाह के बयान का ये फैक्ट चेक है या नहीं है, और आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक वीडियो शेयर कर दिया। इसमें नरेंद्र मोदी के कई सारे दावे की पोल खोली गई है, नाली की गैस से चाय बनवाए वो है बैल बुद्धि, इस तरीके से और भी कई वीडियो शेयर किए गए हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस कैंपेन को और तेजी से लॉन्च कर रही है और धीरे धीरे बैल बुद्धि वाले मामले को लेकर भाजपा रिएक्ट करने से बच रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो यह मामला दब जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि अगर भाजपा इस पर बोलेगी, कंट्रोवर्सी होगा, मीडिया में चलेगा तो दूर तक मैसेज जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि बोला था, उसके पलटवार करते हुए अब कांग्रेस पार्टी बैल बुद्धि बोलकर संबोधित कर रही है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ एनडीए सरकार जो अभी चल रही है वो अस्थिर सरकार है, उसमें स्थिरता नहीं है और इस सरकार का केंद्र
केंद्र में बने रह पाना काफी मुश्किल है, अनिश्चितता का पूरा खेल है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि खेल पहले ही शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी के साथ शिवसेना यूबीटी के नेता मौजूद रहे। दोस्तों दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी को एक टेलीफोन आया है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की ओर से, जो इस बार फिर से अमेरिकी चुनाव में मैदान में उतरी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों, और उनके जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। हो सकता है कि वो राष्ट्रपति पद पर भी चुनाव लड़ने के लिए आगे हो जाए। जो बिडेन को लेकर तरह तरह की अपडेट सामने आ रही है और ऐसे में कमला हैरिस का नाम आगे हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया है। टेलीफोन पर कई सारे मामले को लेकर डिस्कशन हुआ है। हालांकि कोई जानकारी ये नहीं दी गई है कि कौन से मामले पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन उनका फोन किया जाना वो भी राहुल गांधी को लीडर ऑपोजिशन को साफ तौर पर संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी राहुल गांधी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पैर विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक पकड़े रखिए। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को सबसे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने से पहले शर्त रखनी चाहिए थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हम समर्थन करेंगे, बिहार आपको सपोर्ट करेगा, आपकी सरकार चलने देगा, लेकिन स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा फिर बिहार के समर्थन से केंद्र में सरकार चलाकर फायदा ही क्या है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को इस तरीके की हिदायत दी गई है जो एकदम पॉजिटिव हिदायत है, इसको मानना चाहिए। पप्पू यादव ने एकदम सही बात कही है। साथ साथ केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई केस में अभी भी वो जेल में रहेंगे। कुछ दिनों पहले भी उनको ईडी वाले केस में राहत मिली थी, लेकिन सीबीआई ने कुछ ही घंटे के बाद अगला केस बना दिया था और अब सीबीआई और ईडी के दो अलग अलग केस चल रहे हैं। ईडी के केस में जमानत मिली, सीबीआई वाले केस में फिर अगली सुनवाई होने वाली है। अगर वापस से जमानत मिल जाती है सीबीआई वाले केस को लेकर तो फिर जेल से बाहर आ जाएंगे केजरीवाल। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का आंदोलन के कारण शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करने का है, उसका काम हाईवे बंद करने का नहीं है। इससे पहले बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। दरअसल बीते 6 महीने से किसान दिल्ली कूच करने को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बॉर्डर को बंद करने से हो रही परेशानियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की गई थी। उस याचिका पर शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। कुल मिलाकर दोस्तों पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके की फटकार राज्य की सरकार को लगा रही है। साथ साथ नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर को हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की तत्काल आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल पूछते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इसका सीधा सा जवाब है, अभी जारी सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि खाद्य मुद्रास्फीति महंगाई यानी महंगाई जो जनता से जुड़ा हुआ है वो उसका आंकड़ा 8.69% से बढ़कर जून में 2024 में 9.55% पर पहुंच गया है। दोस्तों यानी आरबीआई जिसे इन्फ्लेशन का टारगेट 2 से लेकर 6 तक मेंटेन रखना है, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, वो टारगेट मेंटेन नहीं रखवा रही है और आंकड़ा 8 पॉइंट से लेकर 9 पॉइंट तक बढ़ जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने टारगेट को ही मीट नहीं कर पा रही है। दोस्तों लोगों को इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पूरे मामले पर हेडलाइंस मैनेजमेंट की जा रही है। मीडिया में कहीं ये रिपोर्ट नहीं छापी जा रही है कि किस तरीके की महंगाई देश में बढ़ी पड़ी है, जिसके कारण लोग त्रस्त हो रखे हैं। साथ साथ समृद्धि हाईवे जो बनाया गया था नागपुर मुंबई के बीच में, जिसमें 422 करोड़ रुपए टोल अभी तक टैक्स बरामद किए गए हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस टूटी सड़क के लिए आपसे 422 करोड़ रुपए वसूले गए हैं 1 साल के अंदर। यानी वसूली लगातार जारी है लेकिन सड़क टूटी देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि जनता को जब टैक्स देना पड़ रहा है, बड़ी संख्या में लोगों को टैक्स देने पड़ रहे हैं, एक तरीके से वसूली चल रही है, तो फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके का मिलना चाहिए। टूटी सड़कों के लिए टैक्स कौन देता है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों जनता से क्यों वसूला जा रहा है, ये दूसरा बड़ा सवाल है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट के अच्छे काम की पहले तारीफ होती थी, लेकिन आजकल जो सड़कें टूटी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की तरह ही काम करने लगे हैं। साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करके इसे केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल 25 जून 1975 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसके मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए संविधान हत्या दिवस मनाने की बातें कही है। दोस्तों अब इसका औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। सरकार के तौर पर 25 जून 1975 को याद करते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मोदी सरकार मनाने जा रही है। अगली बार से ऐसा किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से बीजेपी की संविधान विरोधी दी गई बयानों को लेकर बनी छवि के कारण अब बैकफुट पर भाजपा है, तो इसीलिए इस तरीके की योजना लागू की जा रही है, इस तरीके के स्कीम लेकर आए जा रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर 11 सीटों पर वोट डाले गए, अलग अलग एमएलए ने अपने अपने तरीके से वोट डाला है। दोस्तों जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार शिवसेना एकनाथ शिंदे का 2 एमएलसी बना है, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट के भी 2 एमएलसी बन गए हैं। बाकी 1 एमएलसी बना है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का और 1 एनसीपी का बना है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन ने अपने विधायकों के टूट से पार्टी को बचा लिया है, क्योंकि उनकी सरकार भी है तो आसानी से विधायक उनके साथ मौजूद है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ही सब कुछ तय होने वाला है कि असली शिवसेना असली एनसीपी कौन सी है। कुल मिलाकर दोस्तों एमएलसी के रिजल्ट जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पक्ष में नहीं आए, कह सकते
सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आए तो क्या इससे कोई समीकरण बदलेगा, ऐसा कुछ नजर खास आ नहीं रहा, क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट का खेल था। इसमें कोई जनता ने वोट नहीं डाला था। अब जनता के बीच में ये तय होगा कि असली एनसीपी और असली शिवसेना कौन सी है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट प्रज्ञा सातव ने महाराष्ट्र एमएलसी का इलेक्शन जीत लिया है। इसी के साथ में दोस्तों 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी जो आपातकाल को लेकर संविधान हत्या दिवस मना रही है, तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 30 जनवरी को बापू की हत्या 1948 में कर दी गई थी गोडसे के द्वारा। और गोडसे कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था, किस विचारधारा को मानता था, ये दुनिया जानती है। उसके बाद आरएसएस को बैन लगा दिया गया था। तो ऐसे में बापू हत्या दिवस 30 जनवरी को मनना चाहिए और इसी दिन लोकतंत्र हत्या दिवस भी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। इन दोनों दिवस को एक ही दिन 30 जनवरी को मनाया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं अखिलेश यादव का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए में खटपट जारी है। आज तक की ओर से एक प्रोग्राम किया गया था। इसमें जो टैगलाइन इस्तेमाल किया गया है कि एनडीए में खटपट जारी है, साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार नाराज है। आपकी जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की नेत्री मीरा कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार पर हमला बोला। इन्होंने प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों का ख्याल नहीं रखने पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि बीजेपी के साथ होने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे ही चुनाव हुए हैं वैसे ही मोदी ने इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ गए, उनका भी ख्याल बीजेपी ने नहीं रखा और ये बहुत दुख की बात है। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को दबाव बनाना चाहिए। स्पेशल स्टेटस किसी भी हालत में बिहार को इस बार दिलवाया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति बिहार की पार्टियों की काफी ज्यादा मजबूत है। केंद्र सरकार में साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक आदिवासी को बेइज्जती करते हुए कुर्सी से हटा दिया। दिल्ली की मदद से खुद सर्वोसर्वा बन गए, जबकि असम के लोगों ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। अब जबकि इनसे असम नहीं संभल रहा तो आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। दरअसल असम में चाय मजदूरों का हाल बुरा हाल है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने यूट्यूब पर बताया है कि कैसे लोग बता रहे हैं कि उनको बुरी स्थिति में जीना पड़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश के आदिवासियों के न्याय की बातें कर रहे हैं और हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं, जबकि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस तरीके की हरकतें उन्होंने असम के अंदर की है, सबसे पहले उनको आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। साथ साथ विनोद शर्मा बोले कहा मेरा ख्याल है कि 30 जनवरी को गांधी हत्या दिवस मनाया जाना चाहिए। कैसा लगा आइडिया मित्रों? इस पर जवाब देते हुए सपा के नेता आईपी सिंह बोले कहा आपका बिल्कुल सही सुझाव है। बीजेपी तो आरएसएस का मुखौटा है, आरएसएस के कहने पर इस तरीके के आदेश जारी हुए हैं। इसका जवाब तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ही देना होगा। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को मंजूरी देते हुए उनकी गिरफ्तारी के मामले को बड़ी बेंच को भेजते हुए कहा कि पूछताछ गिरफ्तारी का आधार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कई सारे दावे किए। साथ साथ बीजेपी ने बिजली मंत्री आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सचिवालय के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। इन अतिरिक्त चार्जों को वापस लेने के साथ पार्टी ने सीएम से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में सांसद योगेंद्र चंदोलिया और पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी समेत पार्टी के अन्य नेता और विधायक और कई RWA के पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान न केवल दिल्ली सरकार बल्कि बिजली कंपनियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और बिजली कंपनियों द्वारा भेजे गए बिजली के बिलों के प्रति भी जलाई है, कॉपियां भी जलाई है। साथ साथ महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में शरद पवार ने कहा कि वो कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जिसके कारण नो रिस्क नो गेन वाली स्थिति उन्होंने आगे चली है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो उम्मीदवार उतार देंगे तो उसके बाद विपक्ष की ओर से खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से उनकी पार्टी को तोड़ने के प्रयास किए जा सकते थे। कुल मिलाकर दोस्तों क्योंकि महायुति गठबंधन के लोग सत्ता में हैं तो पार्टियां तोड़ने में एक्सपर्टाइज काफी ज्यादा। वहीं पर हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी और जनसेना गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जगन मोहन रेड्डी की सीएम पद से विदाई हो गई है। हालांकि इसके बाद भी जगन रेड्डी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब टीडीपी के विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की कोशिश हुई थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी और 2 आईपीएस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के उंडी के विधायक रघु राम कृष्णम राजू की शिकायत के आधार पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार और पीएसआर अंजनेयुल्लू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रघुराम कृष्णम राजू ने शिकायत गुंटूर के पुलिस अधीक्षक के सामने दर्ज कराई है। हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी उस दौरान भी विपक्ष के लोगों को काफी परेशान किया गया था, तो ये बात पूरी तरीके से माना जा रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहले तो उनके बंगले के ऊपर बुलडोजर भी चलाया गया था और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि और भी कई सारी कार्रवाई की जाए। कई सारे समर्थकों पर हमले की जानकारी भी आ रही थी। हालांकि राजनीति में इस तरीके की विद्वेष की भावना से काम किया जाना स्वीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में जिस तरीके की टॉक्सिक राजनीति हुई है, लग नहीं रहा कि मामला इतनी जल्दी थमने वाला है। साथ साथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विवेक बंटी साहू की पत्नी शालिनी साहू ने मुंडन कराया है। उन्होंने हाल
हाल ही में लोकसभा चुनाव में उनके पति के जीत को लेकर मन्नतें मांगी थी और अब वो तिरुपति बालाजी जाकर प्रतिज्ञा पूरी करती नजर आई। उन्होंने अपने बाल को मुंडवाया है। 4 जून को आए नतीजे के बाद कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नकुल नाथ को उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। शालिनी साहू ने महिलाओं के साथ प्रचार भी किया था। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने जो स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि कोई भी उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करे, इस पर कांग्रेस पार्टी के समर्थक बोले, कहा आखिर किस मिट्टी के बने हैं राहुल गांधी। जिस महिला ने 10 साल तक लाखों बार राहुल गांधी, उनके शहीद पिता और शहीद दादी और मां मैडम सोनिया गांधी पर अभद्र भाषा टिप्पणी का इस्तेमाल किया, उस महिला के आत्मसम्मान के लिए भी लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति के वो नायक है जिसको नीचा दिखाने को समस्त मीडिया ने हजारों करोड़ रुपए की सुपारी ली, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। हमें गर्व है कि हम उस दौर में पूरे ताकत के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। वो इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं ना, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूँ। साथ 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस, संविधान हत्या दिवस पर बोले कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश, इसी के साथ में जब विपक्ष में थे तो हमें गदा और तलवार मिलती थी, अब सत्ता में है तो शॉल और पौधा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यह टिप्पणी की है। दोस्तों एक कार्यक्रम में वो मौजूद थे। हालांकि जनता को उनको कहना चाहिए कि जनता चाहती है कि वो कार्य करके दे, अब क्योंकि सरकार में है, सत्ता में है, तो सारे सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा और सारे जनहित के कार्य करवाने पड़ेंगे। अब वो विपक्ष की भूमिका में विपक्ष ऐसी बातें नहीं कर सकते। बीजेपी सरकार पर दबाव बनाकर उनको सारे काम जनता के करवाने चाहिए। दूसरों पर ब्लेम गेम डालकर बचने का अब कोई मौका नहीं है। साथ साथ दोस्तों अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राहुल गांधी के द्वारा स्मृति ईरानी को लेकर किए गए अपील को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और राहुल गांधी के स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से लोगों को बचने की हिदायत देने पर कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिन्होंने महिलाओं का काफी अपमान किया और कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो महिलाओं का अपमान करते हैं, अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से दिखाने वाली बातें हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी करारा जवाब उसी भाषा में देते हुए कह दिया कि लगता है अभी भी अमित मालवीय को गाय का घी हजम नहीं होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गाय का घी किसको हजम नहीं होता, इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भेजा गया है। साथ साथ मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना रनावत सांसद बनी है, तो इसके बाद वो कहती है कि आधार कार्ड लेकर आना पड़ेगा उनसे मुलाकात करने के लिए एक सांसद के तौर पर अगर कोई कार्य करवाने हैं। तो इसके बाद लोगों ने उनका वीडियो शेयर करते हुए और कांग्रेस पार्टी के नेता विक्रमादित्य सिंह का वो वीडियो शेयर किया जिसमें विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी को आधार कार्ड लाने की कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए वो मंत्री हैं और सबका काम करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि यही 2 अलग अलग नेताओं के लिए 2 अलग अलग तरीके की विचारधारा है। एक और नए सांसद बने कंगना रनावत लोगों को आधार कार्ड लाकर मिलने के लिए कह रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी मीडिया की सेल की ओर से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया। इसमें दोस्तों एसडीएम सहारनपुर और एक आरोपी फोन पर बात कर रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से लिखा गया कि योगी जी कथित रूप से आपके मंत्री का पीए एक महिला अधिकारी को गाली देकर जान से मारने की धमकी दे रहा है, अभद्रता से गुंडई से बात कर रहा है और धमकी दे रहा है, धमका रहा है। क्या यही आपका शासन और जीरो टॉलरेंस के दावे हैं? अपने मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए, इस गुंडे को गिरफ्तार करवाइए और बुलडोजर किस बिल में छुपा हुआ है आपका ये जनता को बताइए, नहीं चाहिए भाजपा। इस तरीके से ट्वीट किया गया है। दोस्तों एक और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक और नेता कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं है, दोनों एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर लगातार बीआरएस पार्टी को समाप्त करने के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, यही बड़ा कारण है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता के पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर बीआरएस पूरी तरीके से भड़की हुई है। पावरफुल नेता है और 4 बार के एमएलए हैं बीआरएस पार्टी के। राजेंद्र नगर से एमएलए टी प्रकाश गौड़ जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनको पार्टी में शामिल कराया है। उनके साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे बीआरएस पार्टी में। ये सबसे बड़ी सेंध में से एक है दोस्तों, क्योंकि पावरफुल नेता भी अब बीआरएस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर हरियाणा में बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य हरियाणा बन गया है और सरकार क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले बदमाशों को हरियाणा से खदेड़ा जाएगा। इस दौरान अग्निवीर योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की अपील भी उन्होंने की है दोस्तों। कहा है कि बढ़ते अपराधों के चलते प्रदेश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आपराधिक घटना के चलते प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाकर 15 सवाल पूछकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, महंगाई, विकास के कार्यों को लेकर सवाल पूछ रही है। पूरी लिस्ट के साथ कांग्रेस पार्टी सामने आई है दोस्तों और सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट जारी करते हुए सवाल पूछे गए हैं। हालांकि भाजपा की ओर से इन पूरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रही है बीजेपी के लोग और कई सारे भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सासा मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई, असमानता की गर्त में धकेल कर आपकी सरकार ने करोड़ों लोगों का जीवन उजाड़ा है। आने वाले बजट के लिए जब आप कैमरे की छाया में बैठक कर रहे हैं तो देश के उन मूल आर्थिक मुद्दों पर भी गौर कीजिएगा। आपकी नाकामियों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। उन्होंने कहा कि 9.2% की बेरोजगारी दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर जा रहा है। 20 से 24 वर्ष की युवा लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी दर 40% हो गई है, जो युवाओं
लोगों के बीच नौकरी के बाजार में गंभीर संकट को उजागर करती है। किसानों की आय दोगुनी करने व लागत 50% एमएसपी का करने का वादा आपका झूठा निकला। 14 खरीफ फसल के एमएसपी पर मोदी सरकार ने फिर साबित कर दिया है कि उसे स्वामीनाथन रिपोर्ट की एमएसपी की सिफारिश को केवल चुनावी झुंझुने की तरह इस्तेमाल करना आता है, हकीकत में इंप्लीमेंट करना नहीं आता। केवल बड़ी बड़ी बातें किसानों से की जाती है, वादे किए जाते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं उतार पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। लगातार सारे बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।